आइए सुनते हैं कलर्स ऑफ लाइफ में दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी वो अजनबी। सूरज की सुनहरी किरणों से प्रदीप्त, प्राकृतिक सौंदर्य से भीगे, सांप से बल खाते पहाड़ी रास्ते, उन रास्तों पर दौड़ती एक बाइक और उस बाइक पर सवार इस कहानी का 32 वर्षीय नायक पुलकित। वैसे उसे नायक कहना चाहिए या नहीं, मुझे इसमें थोड़ी शंका है। नायक तो एक विशिष्ट चरित्र होता है, जिंदगी की हर हारी बाजी जीतता, कुछ खास, कुछ अलग। मगर यह इंसान तो इस समय बेहद निराश, दुखी और लुटा-पिटा सा था। गृहस्थी की समस्याओं में पिसता, ऑफिस की परेशानियों से जूझता और आज अंततः ऐसी सभी जकड़नों को एक ही झटके में दूर छिटक कर वह जीवन के किसी नए आयाम की तलाश में निकल पड़ा था। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब से चला जा रहा है, कुछ होश नहीं। वह अपनी गृह नगर देहरादून से चल मसूरी को पीछे छोड़ धनौल्टी तक जा पहुंचा था, जिस नैसर्गिक सौंदर्य को निहारने लाखों पर्यटक मीलों दूर से आते हैं। वह उस राह पर ऐसे गुजर रहा था जैसे जलती रेत पर कोई बेहिसाब दौड़ता चला जा रहा हो। पुलकित ने एक चाय की टपरी पर बाइक रोकी तो उसे अपने पैर कुछ अकड़े हुए महसूस हुए। मस्तिष्क में जैसे कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची थी। आंखें अनवरत सफर से पथरा गई थीं। बड़ी मुश्किल से चलने लायक हिम्मत जुटाकर उसने चाय और क्रीम रोल लिया और पास पड़ी एक बेंच पर बैठकर यंत्रवत खाने लगा। कुछ समय पश्चात एक मृदु स्वर और कंधे पर स्पर्श से उस यंत्र में कुछ हलचल हुई। क्या आप टिहरी की तरफ जा रहे हैं? टिहरी? यकायक पुलकित को एहसास हुआ कि वह देहरादून से बहुत दूर निकल आया है। आप कौन साहब हैं और ये क्यों पूछ रहे हैं? सीधे सवाल का सीधा जवाब देना पुलकित ने उचित न समझा। दरअसल मेरी बस छूट गई है, टिहरी जा रहा था। बस रास्ते में चाय पाने के लिए रुकी तो मैं भी यहाँ उतर गया। यहाँ की खूबसूरती में इतना मगन हो गया कि कब बस छूट गई पता ही नहीं चला। मेरा सारा सामान भी उसमें है। ओह, पुलकित की शंका सहानुभूति में बदल गई। अगर आप उस तरफ ही जा रहे हैं तो क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? स्वर में याचना थी मगर व्यग्रता नहीं। वो तो ठीक है, मगर हम उस बस को अब कैसे पकड़ेंगे? देर नहीं हो गई? देरी की चिंता नहीं है। बस में मेरे एक सहयात्री थे। बातों बातों में उनसे जान पहचान हो गई थी। मैंने उनका मोबाइल नंबर भी लिया था, उनको फोन कर दिया है। वे कह रहे थे कि मेरा सामान मेरे गेस्ट हाउस में पहुंचा देंगे। जवाब सुनकर पुलकित के चेहरे पर व्यंग भरी हंसी तैर आई। आपको यकीन है आपको अपना सामान सुरक्षित मिल जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने मुझे ऐसा ही बोला है। और वैसे भी यकीन करने के सिवाय क्या दूसरा कोई विकल्प है मेरे पास? उस अपरिचित ने बड़े सामान्य भाव से पूछा। देखिए, जा तो नहीं रहा था मगर आपकी मदद के लिए जा सकता हूं। दरअसल मैं घर से इस उद्देश्य से निकला हूं कि कुछ दिन प्रकृति के सानिध्य में बस आराम करके अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस करूंगा। इसलिए धनौल्टी हो या टिहरी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा वहां रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उसने उस व्यक्ति की ओर निमंत्रण की उम्मीद से देखा। अरे, तो कोई बात नहीं। दरअसल मैं भी ठीक इसी उद्देश्य से टिहरी जा रहा था। वहां मेरे एक मित्र का गेस्ट हाउस है। आप भी मेरे साथ वहीं रुक जाइएगा, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। मन चाहा प्रस्ताव सुनकर पुलकित की आंखों में चमक आ गई। पुलकित ने स्वीकृति में सिर हिलाया और दोनों बाइक की तरफ बढ़ने लगे। मगर उसके मन में अनेक संशय पनप रहे थे। कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं? कहीं पीछे से मेरी गर्दन पर चाकू रखकर सब निकलवा ले या तो? अरे, मेरे पास है ही क्या? मोबाइल, पर्स, सभी कुछ तो मैं घर पर छोड़ आया हूं। दोनों अपरिचित टिहरी की तरफ चल पड़े। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया। वह व्यक्ति उपेंद्र नाथ था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में प्राध्यापक और लेखक। गेहुआ रंग, सामान्य कदकाठी, चश्मे के पीछे से झांकती गहरी गहरी आंखें, बुद्धिमत्ता और विनम्रता उनके व्यक्तित्व से छलकती थी। कुछ घंटों के सफर के बाद पुलकित ने गेस्ट हाउस के सामने बाइक रोकी। वह सोच रहा था कि अपना सामान नदारद देख अभी इस इंसान को जोरदार झटका लगेगा, मगर रिसेप्शनिस्ट ने कमरे की चाबी देते हुए बताया कि एक सज्जन उनका सामान छोड़ गए थे।
यह सुन पुलकित सन्न रह गया। क्या सच में आज भी ऐसा होता है? दोनों कमरे में गए। कमरा सुव्यवस्थित और अच्छा खासा बड़ा था। पुलकित ने खिड़की खोली तो सामने का नजारा देख हतप्रभ रह गया। सुदूर फैली हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, उन पर अटखेलियां करते बादल, पर्वतों के सामने घुटने टेकती हरी भरी वादियां और उनके मध्य चंचल हिरनी सी कुलांचे भरती नन्ही नन्ही जल की धाराएं। उस सौंदर्य की महक को अपने बदन पर लपेट एक हवा का झोंका आया और पुलकित की सांसों में उतर गया। ये सब मिलकर उसके बेजान से शरीर और दिलो दिमाग में जैसे प्राण फूंक रहे थे। मगर कुछ क्षणों पश्चात मन में पुनः विचारों के कीचुए बुलबुलाने लगे, कुलबुलाने लगे। कैसे बॉस की फटकार से आहत हो वह उन्हें अपना त्याग पत्र थमा कर आया था। घर आकर जब पत्नी सुधा को यह बात बताई तो बजाय उसकी मनोस्थिति समझने के वह उसी पर बरस पड़ी। कितना कुछ सुना दिया पलटकर, यहां तक कह दिया कि तुमसे नहीं होता तो तुम यहां बैठो, घर संभालो, मैं तुम्हारी जगह नौकरी कर लूंगी। घर, ऑफिस, जिधर देखो उधर तिरस्कार, तिरस्कार ही तिरस्कार। उफ, ये कैसा जीवन है, कीड़े से भी बदतर। नहीं, बस और नहीं, मुझे भी जीने का, खुश रहने का अधिकार है। ऐसे ही कुछ तर्कों से वह घर से बिना बताए नदारद होने की ग्लानि ढांपने लगा। कहिए जनाब, कैसा लगा हमारे मित्र का ये गेस्ट हाउस? वॉशरूम से बाहर आए उपेंद्र नाथ ने विचारों के भंवरों में उलझे पुलकित को एक ही झटके में बाहर खींच लिया। मेरे मित्र ने कहा है कि मैं जब तक चाहे यहां रह सकता हूं, खाना पीना भी फ्री है, तो आप आराम से रहिए, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यकीन करें, जब तक आप तरोताजा होकर अपनी खोई ऊर्जा प्राप्त न कर लेंगे, मैं भी यहां से हिलने वाला नहीं। उपेंद्र नाथ का अपनत्व भरा आश्वासन उसके चेहरे पर मरियल सी मुस्कान बिखेर गया। खा पीकर पूरे दिन में सफर की थकान से थके उपेंद्र नाथ को लेटते ही आंख लग गई। शरीर तो पुलकित का भी जवाब दे चुका था, मगर दिमागी उथल पुथल उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। पिछले 2 दिन में कितना कुछ अप्रत्याशित घटित हो गया था उसके जीवन में। वह रिजाइन न करता तो आज उसका क्लाइंट प्रेजेंटेशन था। कितनी मेहनत की थी उसने, मगर बॉस, सोचकर ही पुलकित का जी कसैला हो गया। फिर दिमाग में पत्नी सुधा से हुई झड़प घूमने लगी। तभी उसकी दृष्टि पास लेटे उपेंद्र नाथ पर पड़ी। कितना सहज, कितना निर्मल इंसान है ये। एक लिफ्ट ही तो दी थी मैंने, और देखो मुझे ऐसे साथ रख लिया जैसे पुरानी जान पहचान हो। मैं इस सीधे आदमी का कितना फायदा उठा रहा हूं। वह पल भर के लिए अपराध बोध से भर गया। पर मैं क्या करूं, वैसे भी इनकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है, सब मुफ्त का ही तो है। खुद को दिलासा दे पुलकित भी धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। पुलकित बाबू उठिए, चलिए मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं, यहाँ कमरे में पड़े रहने से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। उपेंद्र नाथ गहरी नींद में सोए पुलकित को जगा रहे थे। जिस प्राकृतिक सौंदर्य के लिए इतनी दूर आए हो, देखिए तो सही, वो आपको कैसे बाहें फैलाए पुकार रहा है। कहते हुए उपेंद्र नाथ ने खिड़की से पर्दा हटा दिया। उदय होते सूरज की किरणें सीधे पुलकित की आंखों पर पड़ने लगी। झक मारकर वह उठ खड़ा हुआ और दोनों चहलकदमी करने निकल पड़े। सूर्यदेव ने उनके लिए जैसे सारी वादी में सुनहरी मखमली चादर बिछा दी थी। नरम नरम घास पर मोती सी पड़ी ओस मिट्टी को गीला कर सौंधी सौंधी सुगंध फैला रही थी। यूं ही घूमते घूमते वे एक मंदिर के पास पहुंचे। आह, कितना पवित्र और दिव्य वातावरण है यहाँ का, उपेंद्र नाथ ने जोर से सांसें भरते हुए कहा। पुलकित ने नोटिस किया आज मंदिर में श्रद्धालुओं की कुछ ज्यादा ही भीड़ है। शायद कोई विशेष दिन होगा। ओह, आज शनिवार है, सुधा भी आज मंदिर जाती है। दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर उसका जाना नहीं छूटता। कितनी उलझी हुई है कर्मकांडों में। किसी पंडित ने एक बार बता दिया कि मुझ पर शनि भारी है, बस शुरू हो गई मंदिरों के चक्कर लगाने। आप मंदिर जाते हैं पुलकित बाबू? हाँ, कभी कभी जाना पड़ता है, जब पत्नी खींच कर ले जाए। और आप? पहले जाता था, लेकिन जब से मुझे मंदिर जाने का मर्म ज्ञात हुआ, मेरा मंदिर जाना छूट गया। उपेंद्र नाथ बड़े दार्शनिक अंदाज में बोले। क्या मत? अच्छा आप बताइए, कोई मंदिर क्यों जाता है पुलकित बाबू? सबके अलग अलग कारण होते हैं, कोई कुछ मांगने, कोई शांति, कोई सुकून की चाह में, पुलकित ने जवाब दिया। कारण कोई भी हो, बेसिकली लोग मंदिर जाते हैं भीतर से अच्छा महसूस करने के लिए, यानी फील गुड फैक्टर पाने। यह इंसान की मूल जरूरत है। और पता है मंदिर में अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहां जाकर इंसान झुकता है,
झुककर समर्पित होकर वह अपने दिल का हाल बिना किसी कपट के ईश्वर को बयां कर देता है। वह इंसान जो इस दुनिया में बड़ी अकड़ के साथ रहता है, किसी के आगे झुकने को, अपना दिल खोलने को तैयार नहीं होता, वह मंदिर में जाकर एक पत्थर की मूर्ति के सामने सहजता से झुक जाता है। मगर मैंने इंसानों के सामने झुकना सीख लिया है, इसलिए मुझे मंदिर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती, उपेंद्र बाबू ने कहा। पुलकित को ये भारी भरकम बातें सिर के ऊपर से निकलती प्रतीत हो रही थी। उसे यूं खोया देख उपेंद्रनाथ हंस पड़े। अच्छा, एक बात बताइए, आपको जीवन में कब कब बहुत अच्छा महसूस हुआ? पुलकित सोच में पड़ गया। सच तो यह है कि उसने बहुत दिनों से ऐसा कुछ महसूस ही नहीं किया था। ऐसा पल खोजने पर वह अतीत की उस गली में पहुंचा जहां उसका पहला प्यार नीलिमा खड़ी थी। आह, कितना रोमांचक, कितना अविस्मरणीय अनुभव था। पुलकित के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। कहिए जनाब, कौन सा अनुभव याद आया? आपके चेहरे की लाली बता रही है कोई कोई पुराना प्रेम प्रसंग याद आ गया। उपेंद्रनाथ की बात सुन पुलकित ऐसे झेपा जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। सच, पहले प्यार का एहसास सबसे सुगध, सबसे मीठा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंसान पहली बार किसी के सामने झुकने का स्वाद चखता है। मजबूरी से नहीं, बल्कि विशुद्ध प्रेम से समर्पित होता है। अपने प्यार के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है, भले ही वह उसे पसंद हो ना हो, भले ही वह दुनिया का सबसे वाहियात काम हो, पर वह करता है बेशर्त, बेपरवाह। इसे ही कहते हैं अपना अहम बाजू में रख सही मायने में झुकना। उपेंद्रनाथ की बातें सुन पुलकित पुरानी यादों में खो गया। सच ही कह रहे हैं ये। क्या क्या नहीं किया था मैंने नीलिमा के लिए। दोस्तों की फब्तियों के बीच उसकी साइकिल का पंचर ठीक करवाता, हाथ से उसकी टूटी चप्पल लेकर पूरे बाजार में घूमा करता था। उसके लिए ताजे अमरूद तोड़ने के चक्कर में पेड़ से भी गिर पड़ा था। कितनी तकलीफ सहता था उसके लिए, मगर उन तकलीफों में भी कितना आनंद मिलता था। पुलकित को खोया देख उपेंद्रनाथ मंद मंद मुस्कुराने लगे। अच्छा बताइए, इसके बाद आपके हृदय का प्याला इतने ही आनंद से कब छलका था? पुलकित पुनः अतीत में झांकने लगा। जब मैंने अपने नवजात बेटे को पहली बार गोद में लेकर सीने से लगाया था, कितना आनंद मिला था मुझे। देखते ही देखते 5 साल का हो गया वह। आज भी भले ही कितना थका हूं, उसके अनुरोध नहीं टाल पाता। पापा आइसक्रीम खानी है, पापा घोड़े पे घूमना है। कमर दर्द में भी घोड़ा बनकर उसे अपनी पीठ की सवारी कराता हूँ। बड़ा संतोष मिलता है मुझे उसकी छोटी छोटी बाल सुलभ इच्छाएं पूरी करके। तो देखा आपने पुलकित साहब, हमें असली खुशी तभी मिलती है जब हमारा अहम झुकता है, जब हम अपनी ईगो सरेंडर करते हैं। और यही सच्चा प्रेम होता है, चाहे किसी इंसान से हो या भगवान से। चलिए चलते हैं, धूप चढ़ाई है, काफी दूर निकल आए हैं हम लोग। जो आज्ञा गुरुदेव। पुलकित ने मजाकिया अंदाज में उपेंद्रनाथ के सामने सिर झुका दिया। दोनों ने गेस्ट हाउस पहुंचकर भर पेट नाश्ता किया। उसके बाद उपेंद्रनाथ बाहर गार्डन में बैठ कुछ लिखने में व्यस्त हो गए और पुलकित पुनः सुस्ताने लेट गया। उपेंद्रनाथ की फिलॉसफी से पुलकित के चिंतन की दिशा बदल गई। वह अपनी भावनाओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने लगा। कब कब मैंने जीवन में बेहद अच्छा महसूस किया, बेहद आनंद पाया। जब विवाह हुआ था, क्या तब? नहीं, तब तो नहीं। वह पूरा प्रकरण यंत्रवत गुजर गया था। न कोई उत्साह था, न गुदगुदाहट थी। वह अरेंज्ड मैरिज थी, करनी थी सो कर ली। देखा जाए तो मैं कभी सुधा के लिए ऐसे नहीं झुका जैसे मैं नीलिमा के लिए झुका। उसे तो मैंने बस अपनी जरूरतें पूरे करने वाली मशीन ही बना के डाल दिया। हमेशा मेरी तमाम भौतिक और दैहिक जरूरतें पूरी करती रही वह, ऊपर से मेरा गुस्सा भी झेलती। मगर वो क्यों करती है यह सब? उसे कौन सा सुख मिलता है इन सब में? पुलकित के मस्तिष्क पटल पर सुधा की स्मृतियां तैरने लगी। कैसे वह उसकी एक आवाज पर दौड़ जाती है। सुधा, मेरा रुमाल कहाँ है? मेरे शू पॉलिश किए कि नहीं? उसके बिना मेरा एक दिन काम न चले, इसलिए उसे मायके भी नहीं जाने देता। और वो समझती है कि मैं ऐसा उसके प्रेम में करता हूं। पुलकित के सामने वे दृश्य जीवंत हो उठे जब उनका बेटा हुआ था। पूरे दिन सोता और रातों को जागता,
सुधा उसे लेकर बैठक में चली जाती कि कहीं मेरी नींद खराब ना हो जाए। क्यों करती है वह ऐसा? ऐसा क्या मिल रहा है उसे मुझ में? कुछ भी तो नहीं। वह वर्किंग थी, इंडिपेंडेंट थी, फिर भी झुकती गई, बेशर्त, बेपनाह। वह उसका प्रेम नहीं तो और क्या है? पुलकित का विचार प्रवाह स्वयं की ओर मुड़ चला। सुधा आखिर चाहती ही क्या है मुझ में? यही कि मैं अपनी नौकरी गंभीरता से करूं, संडे को कभी कभी उसे सिनेमा या बाहर खाने पर ले जाया करूं, उसके साथ शनिवार को मंदिर चला जाया करूं। और मैं ये भी नहीं करता। मुझे सिनेमा जाना पसंद नहीं, ना ही बाहर का खाना, और मंदिर जाने में मुझे बिल्कुल श्रद्धा नहीं। पर वह मेरी सलामती के लिए ही तो चाहती है। सिनेमा जाना तो मुझे पहले भी पसंद नहीं था, मगर नीलिमा की एक रिक्वेस्ट पर मैं घंटों लाइन में लगकर टिकट भी लेता था। मुझे चाय पसंद थी और उसे कॉफी, फिर भी उसके कहने पर कॉफी शेयर करता था। सच, प्रेम जो करवाए, जितना झुकाए, कम है। पुलकित स्वयं को सुधा का अपराधी महसूस करने लगा। अरे, आप फिर सुस्ताने लगे? चलिए, मैं आपको अपनी एक नई कविता सुनाता हूं। देखिए, अभी मेरा मन नहीं है कुछ सुनने को। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा? अरे कोई बात नहीं, मेरी कविता सुनकर आप एकदम दुरुस्त हो जाएंगे, कहकर उपेंद्र नाथ ने कविता सुनानी शुरू कर दी थी। गहन चिंतन में डूबा पुलकित बिफर पड़ा। अरे, अजीब चिपकू हैं आप। कह दिया नहीं सुननी तो नहीं सुननी, जबरदस्ती है क्या? कुछ क्षण के मौन के बाद उपेंद्र नाथ चले गए। उनके जाते ही पुलकित को पछतावा होने लगा। नहीं, ये मैंने ठीक नहीं किया। उन्हीं की वजह से तो मैं आज सुधा के प्रेम को समझ पाया हूं। पुलकित उनसे माफी मांगने पहुंच गया। वे एक पेड़ के नीचे बैठे पुनः कुछ लिख रहे थे। उपेंद्र जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे आप पर ऐसे क्रोध नहीं करना चाहिए था। अरे, वो क्रोध थोड़े ही था, वो तो भावनाओं का वमन था, यानी इमोशनल वॉमिटिंग। निकल गई ना? अच्छी बात है। जानते हैं, इससे अंदर कचरा जमा नहीं होता। पुलकित की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। देखिए पुलकित साहब, मैं जितना बुद्धू दिखता हूं ना, उतना हूं नहीं। मैं जानता हूं कि आप तरोताजा होने नहीं, बल्कि किसी बात पर घर बार छोड़कर दिशाहीन सफर पर निकले हैं। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कभी कभी एकांत में स्वयं से संवाद भी आवश्यक होता है, मगर घर वालों को जरूर सूचित करना चाहिए। वे परेशान हो रहे होंगे। उपेंद्र नाथ ने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। पुलकित झेंप गया। फोन करके क्या कहूं? बॉस ने बहुत बुरा भला बोल दिया था, इसलिए नौकरी छोड़ाया था। इसी बात पर बीवी गुस्सा हो गई थी। उसे गुस्सा मत कहिए जनाब, यह बड़ा ही नकारात्मक शब्द है। इमोशनल वॉमिटिंग कहिए। जब किसी अपने को ऐसी वॉमिटिंग हो ना, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी बात सुन लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि उस समय वह जो कह रहा है दिल से कह रहा है। जैसे आपने कुछ देर पहले मुझे दिल से थोड़ा ही डांटा था, ऐसे ही निकल गया था मुंह से कम अपनों को तो सेकंड चांस देना ही चाहिए ना। पुलकित चुप हो गया। उसे याद आया, झलाने से पूर्व बॉस किसी बात से परेशान थे। वह उन्होंने मेरे ऊपर उतार दिया और मैंने सुधा के ऊपर। ओह! पुलकित के भीतर जमा कचरा मोम की तरह पिघलने लगा। वह खाली खाली महसूस करने लगा। इस खालीपन को वह अपने परिवार के सानिध्य से भरने को बेताब हो उठा। उसने उपेंद्र नाथ को धन्यवाद कहा और भविष्य में देहरादून आने पर उसी के घर ठहरने के वादे के साथ उनसे विदा ली। सुधा को तो मैं जाते ही मना लूंगा। झुकना जो सीख लिया है मैंने। बॉस से भी कल बात करता हूं। थोड़ी इमोशनल वॉमिटिंग करेंगे दोनों, पर मैं संभाल लूंगा। यही सब सोचते हुए एक नए आत्मविश्वास के साथ पुलकित वापस उन्हीं रास्तों पर जा रहा था। तपती रेत ठंडी होकर मखमली हो चुकी थी। दूर क्षितिज पर आसमान झुक गया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको पसंद आई होगी, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और बताइएगा, आप भी इमोशनल वॉमिटिंग करते हैं क्या? फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियों के साथ। तब तक अगर ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना। तब तक, जब तक हम अगली बार मिलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों का दिल से ईमानदारी से ख्याल रखिए। कुछ इमोशनल वॉमिटिंग करिए और कुछ बर्दाश्त करिए। नमस्कार।